Assalamualaikum students, hope so you all will be doing great. Welcome to Akazmi Academy. Hijab Kazmi this side, your teacher. So आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स रोल ऑफ आर्ट्रियोल्स इन वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड वेजोडाइलेशन. सो आगे आपको टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है. ठीक है, इनके नेम के अंदर ही इनका मीनिंग है. ठीक है, वेजो मीन्स वेन्स एंड कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन का तो आपको पता है. ये कंस्ट्रिक्शन कहते हैं सिकुड़ने को, ये कहते हैं कि एरिया में या वॉल्यूम में कम होने को, और डायलेशन कहते हैं डायलेट करने को, रिलैक्स करने को. ठीक है, और एरिया वॉल्यूम में ज़्यादा होने को. राइट, वेजो डायलेशन यानी वेन्स का डायलेट होना, वेन्स का रिलैक्स होना, और वेजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स वेन्स का कंस्ट्रिक्ट करना, वेन्स का जो है वो सिकुड़ जाना. ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू अ ब्लड वेजल कैन बी रेगुलेटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन ट्यूनिका मीडिया. ठीक है, अब बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ब्लड वेजल्स के अंदर, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू. जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं ट्यूनिका मीडिया के अंदर, हम पता है वेन्स के अंदर 3 टाइप ऑफ लेयर्स प्रेजेंट है. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर को बोलते हैं. तो जो ट्यूनिका मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है ना, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट होता है ब्लड वेजल्स के अंदर. ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं अ डिक्रीज इन ब्लड फ्लो रिजल्ट्स फ्रॉम वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करता है. ठीक है, और डिक्रीज इन ब्लड वेजल डायमीटर कॉज बाय स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेयर इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इज प्रोड्यूस बाय वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज इन ब्लड वेजल डायमीटर बिकॉज ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्सेशन. अब वो ये कह रहा है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है. ठीक है, और क्या होता है कि ब्लड वेजल का जो डायमीटर है वो भी ओवरऑल डिक्रीज़ करता है. इसी बात है, जब कंस्ट्रिक्शन होगी, जब उसका एरिया कम होगा तो उसका डायमीटर भी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर देता है. ठीक है, और सॉरी ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ कर देता है इन केस ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन. और वेजो डायलेशन में क्या होता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है. उसकी इंक्रीज़ करने की वजह ये है कि हमारे पास ब्लड वेजल का डायमीटर ओवरऑल इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे पास रिलैक्स हो जाते हैं. अब होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर देता है और ओवरऑल ब्लड वेजल का डायमीटर जो है वो डिक्रीज़ कर देता है इन केस ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन. और वेजो डायलेशन में क्या होता है कि स्मूथ मसल्स रिलैक्स करते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड वेजल डायमीटर इंक्रीज़ कर देता है और ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज़ कर देता है इन केस ऑफ वेजोडाइलेशन. अब क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्मोन्स से कंट्रोल होती है. ठीक है, जिसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन एजेंट्स आ जाते हैं, वेजोडाइलेशन एजेंट्स आ जाते हैं. ठीक है, जो कि आर्ट्रियोल्स के ऊपर वर्क करते हैं. अब इनमें हमारे पास नॉरएपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन 2 तरह के हार्मोन्स हैं. ठीक है, इनके 2 नेम्स और भी हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं इनको. ठीक है, नॉर एपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन ये दोनों जो हैं हमारे पास हार्मोन्स हैं, जिसमें नॉर एपिनेफ्राइन ज़्यादा पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन एजेंट है, यानी ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हार्मोन है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है एज़ कम्पेयर टू एपिनेफ्राइन. एपिनेफ्राइन भी है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है, कम है, जबकि नॉर एपिनेफ्राइन जो है वो ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन हार्मोन है. इससे वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत पावरफुल रेट पे होती है. अब हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं काइनेंस, ठीक है, जिनको हम वेजो डायलेटर एजेंट्स बोलते हैं, यानी ये वेजो डायलेशन कॉज करते हैं, और ये ब्लड में जो है वो फॉर्म होते हैं. और टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ सम ऑर्गन्स, यानी कुछ ऑर्गन्स के टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उनमें ये बनाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जैसे हिस्टामीन. हिस्टामीन भी हमारे पास काइनेन एजेंट आ जाता है. ठीक है, ये आप लोग जब इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, हिस्टामीन हमारे पास क्या है, एक वेजोडाइलेटर एजेंट है. ठीक है, काइनेन है, इसको हम काइनेन बोलते हैं. ओवरऑल सब्सटेंसेस सारे जो वेजोडाइलेटर एजेंट्स में आ जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड चैप्टर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा. प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एजेंट्स हैं जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. ठीक है, इम्यूनिटी में ही इनका रोल होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर पेन और इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज करते हैं. ठीक है, अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये भी वेजोडाइलेटर एजेंट्स में ही आते हैं, यानी वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं. और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजो कंस्ट्रिक्शन होते हैं. ज़्यादातर जो है वो हमारे पास वेजोडाइलेटर एजेंट्स में ही आते हैं, यानी वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं. कुछ इस तरह के होते हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट अब हम बताते हैं कि इनका हमारे इमोशन से क्या रिलेशन है, यानी हमारे जो वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन के फिनोमेना है इसका हमारे इमोशंस पे क्या असर पड़ता है. तो ये होता है इमोशनल रेज सच एज अप्रहेंशन. An average vasodilation occurs due to secretion of epinephrine. अब ड्यूरिंग इमोशनल रेज, यानी जब हम गुस्से में होते हैं या फिर एंजाइटी में होते हैं, अप्रहेंशन एंजाइटी को बोलते हैं, स्ट्रेस को बोलते हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में हमारी बॉडी होती है या हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गुस्से में होते हैं, तो क्या होता है हमारे पास वेजोडाइलेशन कॉज होती है.
क्यों होती है? क्योंकि एपिनेफ्राइन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हम इमोशनल रेज या इमोशनल स्ट्रेस में आते हैं तो हमारी बॉडी में एपिनेफ्राइन रिलीज़ होता है। एपिनेफ्राइन कॉन्सिक्वेंटली क्या कॉज करता है? वेज़ोडाइलेशन कॉज करता है। अब ये वो हार्मोन है जो कि हमारे फियर, फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स के लिए कॉजेज है। ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं, ठीक है, फियर, फ्लाइट एंड फ्राइट कंडीशंस। यानी जब हमें जो है वो डर लगता है, ठीक है, उस केस के अंदर हमारे पास ये जो 3 तरह की कंडीशंस होती हैं, ये हार्मोन हमारे पास कॉज होता है। और ये क्या है? एक सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर फाइबर्स में जो प्रेजेंट होते हैं ना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो क्या करते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, और ये प्रोस्टाग्लैंडोनिक न्यूरॉन्स में जाके एंड हो रहा होता है स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर। और ये क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं और वेज़ोडाइलेशन हो जाती है। अब ये पूरा फिनोमेना समझने वाला है। हो क्या रहा है? बेसिकली हमारे पास सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटर फाइबर जो हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडोनिक जो न्यूरॉन्स हैं उस पर जाके एंड होते हैं। यानी स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? सिंपैथेटिक वेज़ोडाइलेटरी फाइबर्स से हो रहा है, जो कि हमारे पास हमारे उसमें प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। और प्रोस्टाग्लैंडोनिक न्यूरॉन्स जहाँ पे प्रेजेंट है, यानी वो न्यूरॉन्स जिन पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट हैं, वहाँ जाके ये एंड हो रहा होता है ब्लड वेजल्स और स्केलेटल मसल्स के करीब जाके, ठीक है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो कॉज करते हैं एसिटाइलकोलिन, हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल है, वो रिलीज़ करवाते हैं और इससे ओवरऑल फिर वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। ब्लड डिस्चार्ज थॉरोफेयर चैनल के थ्रू होता है। अब थॉरोफेयर चैनल अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। थॉरोफेयर चैनल के थ्रू जो है वो ब्लड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कैपिलरीज़ के बजाय थॉरोफेयर चैनल से ब्लड डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ठीक है। और हीट लॉस भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास स्किन जो है वो हॉट रेड हो जाती है ना। गुस्से में या कभी भी इमोशनल रेस के अंदर बंदा होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होता है, तो स्किन हॉट और रेड हो जाती है। तो उसका होना कि भी ये मेन रीज़न है, क्योंकि ब्लड डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और हीट लॉस के लिए हमारी बॉडी जो है वो इस तरह से हॉट एंड रेड हो जाती है, ठीक है। वाइल इन वेजो कंस्ट्रिक्शन, जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, द ब्लड सप्लाई बिकम्स लेस टू स्किन। वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है? ब्लड सप्लाई स्किन तक कम हो जाता है और स्किन जो है वो कोल्ड हो जाती है, ठीक है। ऐसा केस का तब होता है जब हम कह सकते हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा शॉक में बॉडी चली जाए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास रेडियोकार्डिया के बारे में हमने पढ़ा है वो भी हो सकता है, ठीक है। एट्रियल स्ट्रेस रिसेप्टर्स के ऊपर जब कंडीशन होती है, उन पर जब प्रेशर आता है, हाइपरटेंशन की केस भी हो सकती है। हाइपरटेंशन को आगे हम डिटेल नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ब्रेडिकार्डिया, टेटिकार्डिया, यानी दोनों जो है स्लोनेस ऑफ हार्ट बीट हो या इंक्रीज इन हार्ट बीट हो, दोनों केसेस में भी इंटरक्रेनियल प्रेशर इन्वॉल्व होता है। इंटरक्रेनियल प्रेशर हमारे ब्रेन के प्रेशर को बोलते हैं, ठीक है। क्रेनियम वो बोन है जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंटरक्रेनियल का मतलब है कि ओवरऑल जो क्रेनियल प्रेशर यानी क्रेनियम पे प्रेशर पड़ता है। और ऐसा तभी होता है जब सिचुएशन कोई शॉक की सिचुएशन हो, हाइपोटेंशन हो या ट्रैकार्डिया हो, ठीक है। इसमें क्या होता है? एट्रियल स्ट्रेस रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन होती है और हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होती है। और ये सारे केसेस जो है वो तब होते हैं जब इंटरक्रेनियल प्रेशर होता है और ओवरऑल वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड सप्लाई जो है वो स्किन तक कम हो जाता है और स्किन कोल्ड हो जाती है, ठीक हो गया। ये हमारे इमोशनल कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन के ऊपर। नेक्स्ट प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। अब हमारी कैपिलरीज के अंदर ना कुछ इस तरह की कह सकते हैं कि ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, या कह सकते हैं स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, जो कि जिन्हें हम प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक वेन है, उसका वेन्यूल दिखाया है इन लोगों ने, ठीक है। वेन का जो छोटा होता है हिस्सा, और एक आर्ट्रियोल दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर ये मेटा आर्ट्रियोल दिखाया हुआ है, थॉरोफेयर चैनल दिखाया हुआ है, भी इसको बताती हूँ मैं क्या होता है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर दिखाया हुआ है और कैपिलरीज दिखाई हुई, ठीक है। थॉरोफेयर चैनल के बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या बोला है, ठीक है। अब थॉरोफेयर चैनल बेसिकली करता ये है, ये मेटा आर्ट्रियोल और वेन्यूल को आपस में ज्वाइन करे। अगर आप लोग देख रहे हो तो ये जो आ रही है, ये पूरी एक लाइन सी, ये बेसिकली थॉरोफेयर चैनल है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? वेन्यूल को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? मेटा आर्ट्रियोल के साथ कनेक्ट कर रहा है। और ये जो थॉरोफेयर चैनल होता है इसको हम प्रेफरेंशियल चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड को जो है वो मेटा आर्ट्रियोल से वेन्यूल तक लेके जाता है, इनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं? हर कैपिलरी नेटवर्क तक ब्लड लेके जाते हैं और फिर ब्लड जो है वो कैपिलरी नेटवर्क से वेन्यूल तक जाता है। बात समझने वाली है। आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं? ब्लड को हर कैपिलरी नेटवर्क तक लेके जाते हैं। अब ये जो आ रहा है ये तो थॉरोफेयर चैनल है ना, लेकिन इसके साथ आप लोग ये जो पूरा कह सकते हैं कि क्लस्टर सा बना हुआ है, ये कैपिलरीज़ का क्लस्टर है, ठीक है। थॉरोफेयर चैनल के साथ जो ये पूरी आ रहा है क्लस्टर सा, ये कैपिलरीज़ है हमारे पास। और आर्ट्रियोल क्या करता है? इस ब्लड को हर कैपिलरी नेटवर्क तक लेके जाता है और फिर ये कैपिलरी नेटवर्क जो है फाइनली वेन्यूल तक ब्लड को
ले जाता है। अब एक ब्लड जो हमारे पास जो आर्ट्रियोल होता है ना, ब्लड जो है वो आर्ट्रियोल से मेटा आर्ट्रियोल तक जाएगा, ठीक है। ये आर्ट्रियोल से मेटा आर्ट्रियोल तक ब्लड जाएगा, फिर थॉरोफेयर चैनल से होता हुआ फाइनली जो है ये वेन्यूल तक चला जाता है ब्लड, ठीक हो गया। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब सेवरल कैपिलरी नेटवर्क क्या करते हैं, थॉरोफेयर चैनल में प्रेजेंट होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी थॉरोफेयर चैनल के साथ जो है वो काफ़ी सारी कनेक्टेड होती हैं कैपिलरी नेटवर्क्स, और ये कैपिलरीज जो हैं इनके अंदर जो फ्लो रेगुलेट कर रहे होते हैं ना, वो होते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, जो कि स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जिनको प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स बोलते हैं, और ये ब्लड फ्लो रेगुलेट करते हैं और हर ब्रांच के ओरिजिन पे प्रेजेंट है। यानी जैसे ये ब्रांच है ना, तो इसके ओरिजिन पे प्रेजेंट होंगे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, इसके ओरिजिन पे ऐसे करके, यानी कैपिलरीज के ओरिजिन के ऊपर हमारे पास जो है वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लोकेट करते हैं, कह सकते हैं ब्लड फ्लो को जो है वो रेगुलेट करते हैं हमारे कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अब ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। एक एंट्रेंस टू कैपिलरी, यानी जब ये ओपन होगा तो कैपिलरी के अंदर ब्लड जाने के लिए इजीली जा सकता है, और जब ये क्लोज होगा तो ब्लड कैपिलरी में नहीं जा सकता। ये एंट्रेंस और क्लोजर को कंट्रोल करते हैं इन कैपिलरीज, ठीक है। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर या तो कम्प्लीटली क्लोज्ड होते हैं या फिर कम्प्लीटली ओपन होते हैं, और डिग्री ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ मेटा आर्ट्रियोल ऑल्सो वेरीज, यानी मेटा आर्ट्रियोल में कितनी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है या वेजो डायलेशन हो रही है, ये भी वेरी करता है इनके ओपनिंग और क्लोजर पर, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी उस हिसाब से जो है फिर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट होती है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर की। अब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर और कैपिलरी स्फिंक्टर्स और मेटा आर्ट्रियोल जो है वो क्या करते हैं, ये ओपन और क्लोज करते हैं साइक्लिकली सेवरल टाइम्स पर मिनट, यानी जाहिर सी बात है हमारे जो ब्लड है उसने सेकंड्स के अंदर जो है वो मूव करना होता है पूरी बॉडी के अंदर, तो ये जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो साइकिल की फॉर्म में ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं, और इनका ये जो ड्यूरेशन है ओपन फेजेस ये मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ टिश्यू के साथ वेरी करता है, यानी टिश्यू को किस टाइम कितना ब्लड चाहिए, ठीक है, उसको कितनी मेटाबॉलिक रेट चाहिए, उसके अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, उसको कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है हमारे पास पूरी सिस्टम रेगुलेट होता है, कब कैपिलरी स्फिंक्टर ने ओपन होना है, कब उसने क्लोज होना है सेवरल टाइम्स पर मिनट। ये डिपेंड करता है, इनकी ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करती है टिश्यूज़ नीड पे, कि टिश्यू को कितनी नीड है इस टाइम ब्लड की। इसके अलावा ये जो पूरी साइक्लिक ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है इसको हम वेजो मोशन बोलते हैं, यानी प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का ओपन होना और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का क्लोज होना, इसको ओवरऑल हम वेजो मोशन का नाम देते हैं इस टर्म का, ठीक हो गया। वेजो मोशन मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो है वो एंड हो गया, आप लोगों को इजीली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, इजी सा टॉपिक था ये। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाते हैं पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। पहले भी मैं आप लोगों को जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स जो हार्ट के मैंने दिए थे और ब्लड फ्लो के दिए थे उसमें मैंने आपको पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी वेन्स के बारे में हल्का सा ओवरव्यू तो दे ही दिया था, तो अब आप लोग को जो है अगर वो लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, पल्मोनरी का वर्ड मैंने आपको बताया लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन अब बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर एक पाथवे है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं कि बाकी पाथवे से जो है वो एक्सेप्शनल है। इसके अंदर अपने जो है वो कह सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब होता है कि हमें पता है लेफ़्ट एट्रियम जो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना होता है लंग्स से, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है ये रिसीव करता है। ये बात पहले भी ब्लड फ्लो में डिस्कस कर चुके हैं कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से, ठीक है। और फिर ये होता है कि ये ओपन होते हैं हमारे पास एक कॉमन पॉइंट के थ्रू ओपन होते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स जो है हमारे पास किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ये बात हमारे पास आप लोग को ऑलरेडी पता है। फिर सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा जो है हमें पता है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं पूरी बॉडी से राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो लंग्स तक जाता है और वहाँ पे जाके क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है, यानी ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है बाय पल्मोनरी आर्क और ट्रंक, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ में डिवाइड होती है, पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज़ जो है ना वो दोबारा से क्या करते हैं, लंग्स तक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारे पास आगे ब्लड की प्योरीफिकेशन होती है और फिर ब्लड दोबारा से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पूरी सर्कुलेशन हमने पढ़ी है ना, ये क्या होती है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन या सर्किट बोलते हैं। और बात पहले बता चुकी हूँ कि पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो है पल्मोनरी आर्टरीज़ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी ये बाकी वेन्स की निस्बत ये एक्सेप्शनल होता है, बाकी वेन्स और कैपिलरीज़ की वेन्स और आर्टरीज़ की निस्बत ये उलट होता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज़ की बात करें तो ठीक है, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है जब वो प्योरीफाई हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू उसको रिसीव करता है और फिर उसको जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक लेकर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास ब्लड जाता है, ठीक है। अब ये जो पूरा सर्कुलेशन है, ठीक है, यानी हमारे पास ब्लड का
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज़ जो है वो लंग के अंदर जाना, अपनी मतलब हर एक साइड का, यानी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़ जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ द लंग में जाएंगी, राइट पल्मोनरी आर्टरीज़ राइट साइड ऑफ द लंग में लेके जाएंगी ब्लड को और वहाँ पे उसको प्योरीफाई करने की। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्कुलेशन हमारे पास आ रहा है ना, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ का, और ये सारा जो है पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड फिर लंग्स में जाएगा और लंग्स से दोबारा जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जब लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये पूरा जो सर्कुलेशन है ना, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ये नीचे आप लोग को जो है इसने डायग्राम में बना के दिखाया हुआ भी पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास हार्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाई हुई है, इसने सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा दिखाया हुआ है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, एओर्टा, सब कुछ उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, कहाँ से ब्लड किधर जा रहा है सारा कुछ दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन सारी आर्टरीज़ और वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज़, ठीक है, वो आर्टरीज़ और वेन्स जो कि पल्मोनरी सर्किट में इन्वॉल्व हैं उनको एक्सक्लूड करते हुए जितनी भी आर्टरीज़ और वेन्स रह जाती हैं वो सारी सिस्टमिक सर्किट में आती हैं। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी हमारे सिस्टमिक सर्किट के अंदर एओर्टा है और लार्जेस्ट वेन जो है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा है। ठीक है, अब जो पार्ट ऑफ सिस्टमिक ब्लड है ना हमारे बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन तक जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जाता है। हम पता है लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करना होता है थ्रू एओर्टा। तो क्या होता है कि एओर्टा के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं ना वो हर ऑर्गन तक जाती हैं और मेजर बॉडी रीजन्स तक जाती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी बॉडी तक जाता है। इसके अलावा सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो क्या करते हैं, सुपीरियर वेना कैवा जो है वो ब्लड जो है हेड, चेस्ट और आर्म्स से जो है वो लेके आता है, जबकि इन्फीरियर वेना कैवा ब्लड कहाँ से लेके आता है, लोअर बॉडी रीजन से लेके आता है। दोनों राइट एट्रियम में एंटर होते हैं। ठीक है, और एओर्टा और वेना कैवा जो है वो मेजर पाथवे हैं हमारे सिस्टमिक सर्किट के अंदर। ठीक है, यानी आप लोग देख सकते हैं कि लार्जेस्ट साइट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पास बॉडी के अंदर वो क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा है। लार्जेस्ट साइट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे पास एओर्टा है बॉडी के अंदर। और दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो है सेम ऑर्गन और सेम नेम, यानी जब किसी आर्टरी या वेन का जो है वो ऑर्गन भी सेम हो और नेम भी सेम हो तो फिर उसको हम एक ही नाम दे देते हैं। जैसे हमने एओर्टा का नाम दिया, एओर्टा जो है अब एओर्टा। ठीक है, यानी हमने इसको हार्ट की निस्बत हार्ट की निस्बत नेम दिया। ठीक है, और इसकी आर्टरी से ही लफ्ज़ निकला है। ठीक है, आर्टरी से एओर्टा निकला है और इसका काम क्या, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन हमारे पास, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारे हार्ट का अपना ब्लड फ्लो है। यानी अब जो हार्ट है उसने जो है उसको अपनी वाइटल नीड्स को कह सकते हैं कि फुलफ़िल करने के लिए उसको भी तो ज़रूरत है ना ब्लड की, ब्लड को हार्ट को भी तो ज़रूरत है वाइटल अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए उसका अपना एक ब्लड सप्लाई हो। ठीक है, तो यही वो बता रहा है कि वॉल्स ऑफ हार्ट जो हैं उनको भी पास भी एक ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्होंने ब्लड सप्लाई करना होता है अपनी वाइटल नीड्स को पूरा करने के लिए। ये मायोकार्डियम जो है ना, जो कि राइट और लेफ़्ट करोनरी आर्टरी से जो है इसको ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। मायोकार्डियम पता है मिडिल लेयर ऑफ हार्ट वॉल्स है। ठीक है, मायोकार्डियम को जो है वो ब्लड राइट और लेफ़्ट करोनरी आर्टरीज प्रोवाइड करती हैं और मायोकार्डियम के अंदर जो है वो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और इस मायोकार्डियम की कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो है वो कार्डियक वेन्स में जाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो वेजल जो है करोनरी आर्टरीज से जो है इनका जो कोर्स है वो पैरेलल होता है, यानी करोनरी आर्टरीज और करोनरी वेन्स इनका आपस में जो रूट है वो पैरेलल होता है करोनरी वेन्स और करोनरी आर्टरीज का। अब कार्डियक वेन्स जो है वो करोनरी सीनस चैनल से जो है वो जाके कनेक्ट हो जाती हैं जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट है। करोनरी साइनस के बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये हमारे हार्ट की एक वेन है। ठीक है, मेजर वेन है, एक चैनल है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट होता है और फिर ये क्या करता है, करोनरी वीनस ब्लड देन एंटर्स द हार्ट थ्रू एन ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम। अब बात ज़रा समझने वाली है। ठीक है, होता ये है कि ब्लड जो है हमारे पास राइट और लेफ़्ट करोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट के मायोकार्डियम तक जाता है। अब मायोकार्डियम के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, वो कैपिलरीज फिर कार्डियक वेन्स के साथ कनेक्ट होती हैं और कार्डियक वेन्स जो है वो फिर कहाँ जाके जो है कनेक्ट होती है करोनरी साइनस के साथ। करोनरी साइनस जो है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट है और करोनरी साइनस क्या करता है, उस ब्लड को देन राइट एट्रियम में ले जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर वहीं से ऑक्सीजनेट हो गए पूरा सर्किट कंप्लीट करके ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट और राइट करोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारे हार्ट के मायोकार्डियम तक जाता है और फिर वहाँ से दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करोनरी साइनस के थ्रू राइट एट्रियम आता है। ये पूरा एक सर्कुलेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है टू प्रोवाइड हार्ट द ब्लड विच इट नीड फॉर इट्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स। राइट, वाइटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो है वो हार्ट के अंदर एक सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम करोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। हेपाटिक मीन्स लिवर, जहाँ पे भी हेपाटिक का वर्ड आएगा आपने पहले फुल समझ आने लिवर की बात हुई। अब हमारे जो है ना
एक बॉडी के अंदर एक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि कैपिलरी बेड से शुरू होता है, ठीक है, और ये कोई इसमें पंपिंग मैकेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ट। जैसे हार्ट एक पंपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ना, इस तरह से इसमें कोई पंपिंग मैकेनिज्म तो नहीं होता है सच, लेकिन ये सिस्टम जो है वो क्या करता है, कैपिलरीज एंड विजरा कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसमें जो कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं वहाँ से शुरू होता है, और लिवर की कैपिलरीज जो पोर्टल सिस्टम में है ना उसके अंदर एंड होता है। यानी किसी भी इंटरनल ऑर्गन की जो कैपिलरीज है वहाँ से ये पोर्टल सिस्टम स्टार्ट होता है, और हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो लिवर के अंदर है ना हमारे पास कैपिलरीज वहाँ पे जाके एंड हो जाता है। हेपाटिक पोर्टल वेन इस पूरे सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट वेन है, जो कि क्या बनती है, सारी छोटी वेन्स जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से आई थी ना उनकी यूनियन से, उनकी कम्बिनेशन से बन रही है, ठीक है। और लिवर के अंदर ब्लड फ्लो करता है सीरीज ऑफ डायलेटेड कैपिलरीज। डायलेटेड कैपिलरीज होती हैं जो कि हेपाटिक वेन्स के अंदर जाके एम्प्टी हो रही होती हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। हेपाटिक वेन्स जो है फिर इंफीरियर वेना कैवा को ज्वाइन कर देती है, वहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हेपाटिक सिस्टम की बात हो रही है। ये हेपाटिक सिस्टम पोर्टल सिस्टम इसने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ये इन्फीरियर वेना कैवा सुपीरियर वेना कैवा दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हेपाटिक पोर्टल वेन है। ये सारी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वेन्स है ना वो आके इसमें ज्वाइन हो जाती हैं, इनका यूनियन होता है, उससे हेपाटिक पोर्टल वेन बन जाती है। ये हेपाटिक पोर्टल वेन जो है बेसिकली क्या करती है कि ये ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड प्रोवाइड करती है हमारे पास लिवर के अंदर, ठीक है। फिर लिवर के अंदर जो है वो डायलेटेड कैपिलरीज जो है वो जाके हेपाटिक वेन्स के अंदर जो है वो एम्प्टी होती हैं, और फिर हेपाटिक वेन्स के थ्रू जो है ये सुपीरियर वेना कैवा तक, इन्फीरियर वेना कैवा तक चली जाती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट रीनल सर्कुलेशन। रीनल मीन्स किडनी। रीनल सर्कुलेशन किडनी के अंदर कौन सी सर्कुलेशन हो रही है, तो हमारे पास रीनल आर्टरी होती है जो किडनी के अंदर एंटर हो रही होती है, और ये क्या करती है कि ये ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड होकर मेड्यूला बना रही होती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, रीनल आर्टरी ये रही, ये रीनल आर्टरी है, ठीक है, ये एंटर हो रही है किडनी के अंदर, और ये फिर ब्रांचेस में डिवाइड होकर ये मेड्यूला बना रही है। ये हमारे पास जो पोर्शन होता है ना, ये कह सकते हैं बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये हमारे पास मेड्यूला कहलाता है, रीनल मेड्यूला। और ये रीनल कॉर्टेक्स है जिसके अंदर रीनल मेड्यूला प्रेजेंट होता है, और ये जो पूरी ब्रांचेस बना रहे हैं ना ये सारी ये रीनल आर्टरी ही बना रहा होता है, और फिर ये जो आगे जाके क्या बनाते हैं, रीनल मेड्यूला बनाता है। अब कॉर्टेक्स के अंदर जो है फेरेंट ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। जब आप लोग किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस वाला, उसमें आपको फेरेंट आर्ट्रियोल्स के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी ये कह रहा है कि रीनल कॉर्टेक्स जो है फिर आगे फेरेंट ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल्स बना देता है, और इधर ब्लड जो है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर होता है और वेजर रेक्टा के अंदर एंटर होता है। वेजर रेक्टा हमारे पास एक चैनल ऑफ कह सकते हैं कि ब्लड वेजल्स है जो हमारे पास किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन कैपिलरी नेटवर्क से ब्लड जो है वो ड्रेन करके कहा जाता है वेन्स के अंदर जाता है, और फिर किडनी को लीव कर देता है एक सिंगल रीनल वेन के थ्रू, जो कि इन्फीरियर वेना कैवा में जाके एम्प्टी होती है, ठीक है। अब ये आप लोग यहाँ पे बात समझें कि वो ये कह रहा है कि रीनल आर्टरी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि मेड्यूला फॉर्म करती है, ठीक है, ब्रांचेस बनाती है और मेड्यूला फॉर्म करती है। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है कि फेरेंट आर्ट्रियोल्स ग्लोमेरुलर आर्ट्रियोल्स बना रही होती है। यहाँ पे ब्लड जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर होता है और वेजर रेक्टा में एंटर होता है। फिर इन कैपिलरी नेटवर्क से क्या होता है कि ब्लड जो है वो वेन से ड्रेन हो जाता है और किडनी को लीव कर देता है सिंगल रीनल वेन के थ्रू, यानी रीनल आर्टरी से एंटर होता है ब्लड ये इधर, ठीक है, और रीनल वेन से ब्लड जो है वो निकल के फिर किधर चला जाता है, इन्फीरियर वेना कैवा में जाके एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की अगर हम समरी की बात कर लें तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि वेजो कंस्ट्रक्शन वेजो डायलेशन क्या होती है, ठीक है, यानी वेजो कंस्ट्रक्शन मीन्स कह सकते हैं डिक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, ये कह सकते हैं कि एरिया का कम हो जाना, डायमीटर का कम हो जाना। वेजल डायलेशन इसका रिवर्स है, यानी एरिया का इंक्रीज़ कर देना, ब्लड डायमीटर का इंक्रीज़ कर देना, ब्लड वेजल डायमीटर का और ब्लड प्रेशर का ओवरऑल इंक्रीज़ कर देना। फिर हमने हार्मोन्स के रोल पढ़े, नॉरएपिनेफ्राइन एपिनेफ्राइन का पढ़ा कि वेजो कंस्ट्रक्शन हार्मोन्स होते हैं। काइनेंस का पढ़ा जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, वेजोडाइलेटर एजेंट्स होते हैं। फिर इस पैराग्राफ के अंदर हमने जो है वो इमोशनल रिफ्लेक्शन का पढ़ा कि इमोशंस का किस तरह का रिफ्लेक्ट होता है वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स की बात हम लोगों ने की कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। हमने आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल्स, थोरोफेयर चैनल्स और वेन्यूल और आर्ट्रियोल्स का क्या रोल है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। फिर आगे हमने जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल सर्कुलेशन को डिटेल में डिस्कस किया। एक एक पॉइंट को मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया या कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस क्यूरीज वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको आंसर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट फर्दर कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।